नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकीय औसत, अर्थ एवं प्रकार। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी क्या होती है, हम इसके बारे में सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को बताएंगे। सभी क्षेत्रों में ज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है। सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अध्ययनों द्वारा सामाजिक नियम, सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर बच्चों परिमाणात्मक या संख्यात्मक अध्ययनों में विशाल तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और इन विशाल तथ्यों तथा आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए सांख्यिकीय प्रणालियों की सहायता ली जाती है। संख्यात्मक अध्ययनों में इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और जब अध्ययन में इकाइयां बहुत अधिक हो जाती है तो प्रत्येक इकाई का वर्णन तथा व्याख्या करके निष्कर्ष निकालना तथा नियम बनाना बहुत कठिन हो जाता है। और इन विशाल इकाइयों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा संक्षिप्तीकरण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। और जैसे जैसे सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में संख्यात्मक अध्ययन का विकास और विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे इनके विश्लेषण तथा निष्कर्षों के लिए सांख्यिकीय प्रणालियों का प्रयोग तथा महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों के संख्यात्मक अध्ययनों को भौतिक विज्ञानों की तरह स्पष्टता, सुनिश्चितता, सत्यता तथा प्रामाणिकता प्रदान करने में सांख्यिकीय पद्धतियां सहायता प्रदान करती है। और सांख्यिकीय पद्धतियां विभिन्न एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के बाद उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दिशा तथा दशा को ज्ञात करने के लिए संक्षिप्तीकरण भी करती है। और सांख्यिकीय पद्धतियों द्वारा उनकी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तुलना करके प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष कितने विश्वसनीय तथा विद्यमान होते हैं, इसका विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा पता लगाया जाता है। सांख्यिकीय औसत एक ऐसी ही सांख्यिकीय प्रणाली है जो सामाजिक विज्ञानों तथा अनुसंधानों में तथ्यों तथा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दिशा तथा दशा की तुलना, सार्थकता आदि का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। परिमाणात्मक अध्ययनों में तथ्यों तथा आंकड़ों का विशाल समूह होता है और उन्हें सारणीयन के द्वारा काफी संक्षिप्त कर दिया जाता है। उसे और अधिक सरल, बोधगम्य, संक्षिप्त तथा तुलनात्मक बनाने के लिए सांख्यिकीय औसत का प्रयोग करके ऐसा निष्कर्ष, अंक या परिणाम निकाला जाता है जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। और यह संख्या या मूल्य जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है औसत कहलाती है। इसे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक छात्र को 3 विषयों में क्रमशः 55, 60 एवं 65 अंक प्राप्त हुए हैं और देखने से पता चलता है कि उसके 3 विषयों में भिन्न भिन्न अंक आए हैं। सांख्यिकीय औसत के दृष्टिकोण से देखने से पता चलता है कि 60 अंक ऐसा है जो मध्य में न तो न्यूनतम अंक है और न ही अधिकतम अंक है, बल्कि यह अंक इन दोनों सीमाओं के बीच का अंक का मूल्य है जहां तीनों अंक मिल जाते हैं। ऐसे अंक को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा औसत कहते हैं। इसके पश्चात अब हम औसत का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे।
इसके पहले हम इन्हें इसके बारे में जो है विस्तार से समझाएं आप लोगों को। औसत को माध्य भी कहते हैं, और औसत के अर्थ को समझने के लिए कई विद्वानों ने, जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कई प्रकार की परिभाषा भी दी है। जैसे पहला जो हमारा समाजशास्त्री है वो है क्रोकस्टन और काउडेन के अनुसार। औसत के बारे में वो कहते हैं कि औसत समअंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समअंक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है, औसत कहलाता है। दूसरा समाजशास्त्री है एलहोन्स। एलहोन्स की परिभाषा इस प्रकार से उन्होंने दी है औसत के बारे में। वो समझाते हैं कि यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती है और न ही उच्चतम मूल्य, बल्कि वह मूल्य तो इन दोनों सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है, जहां श्रेणियों की अधिकांश इकाइयां एकत्र हो जाती है। ऐसे अंक अर्थात मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य या औसत कहलाते हैं। तीसरा जो है समाजशास्त्री, आप लोग इसका नाम जानते होंगे, पीवी यंग। इन्होंने समाजशास्त्र में कई पुस्तकें भी लिखी है और समाजशास्त्र को इन्होंने काफी योगदान दिया है। तो पीवी यंग के अनुसार औसत की क्या परिभाषा होती है, वो इस प्रकार से: विशाल अंकों को संक्षिप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण अत्यधिक उपयोगी है, लेकिन संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण श्रेणी की विशेषताओं को एक अथवा अधिक से अधिक कुछ महत्वपूर्ण अंकों में संकुचित करने के द्वारा बहुत अधिक आगे बढ़ाई जा सकती है, और ये अंक औसत के रूप में जाने जाते हैं तथा वे एक चरण के विशिष्ट मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, औसत की श्रेणी में आते हैं। चौथे समाजशास्त्री हैं सिम्पसन और काफ्का। इनका भी समाजशास्त्र में काफी योगदान रहा है। औसत के बारे में इनकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी इन्होंने, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती है, अथवा जो उन संख्याओं को दो भागों में विभाजित करता है, औसत के अंतर्गत आती है। इन सभी परिभाषाओं और अर्थ के द्वारा उन समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई औसत की परिभाषाओं के आधार पर अगर हम उपरयुक्त इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि औसत संपूर्ण श्रेणी या तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मूल्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य के मध्य में स्थित होता है, इसीलिए इसे माध्य या औसत भी कहते हैं। और यह एक प्रकार से केंद्रीय मूल्य को व्यक्त करता है, और यह विशाल तथ्यों, इट मीन्स डाटाज, आंकड़ों अथवा संख्याओं के संक्षिप्तीकरण के रूप में केंद्रीय मूल्य को स्पष्ट करने वाला अंक या मूल्य होता है। तो इन सभी समाजशास्त्रियों ने हमें अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी है, अलग अलग प्रकार से समझाया है, और स्पष्ट रूप से हमें ये समझने में भी आया है कि औसत वास्तव में क्या होता है।